हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की। जो कि आप जानते हैं, ये इससे पहले जब हम वीडियो इसमें बनाए थे तो उसमें बताया था कि ऑपरेटर इसमें कैसे गेम खेल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम उस वीडियो में बनाए हैं, उसके एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। उससे पहले जब आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है, अर्थात इसकी कंपनी की पूरी हिस्ट्री आज हम खंगालेंगे और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल को भी खंगालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी वास्तव में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल वास्तव में है क्या, और ये जो बिजनेस करती है उसका फ्यूचर कितना है, इस सब जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है और कितना आता है, और साथ ही साथ इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि इसका मार्केट कैप कितना है और इसका सेल्स ग्रोथ, इसका डेप्ट, इस सारी चीज़ें एक एक पॉइंट हम आज जांचने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हालांकि जब भी कोई वीडियो अगर डिटेल में बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा लंबा हो जाए तो भी चल जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक एक चीज़ को हम जांचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जब भी कोई पेनी शेयर आता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर भर भर के माल उठा लेते हैं और इसी का फायदा ऑपरेटर उठाते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही एक वीडियो बना के बता चुके हैं कि कैसे ऑपरेटर इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिल गया, क्योंकि जब जैसे ही 53 करोड़ का जो न्यूज़ आया था और बताया था इन्होंने कि हमें 53 करोड़ का इसमें ऑर्डर मिला है, तब से इसमें लगातार तेजी बनी रही थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस तेजी के बाद इसमें अचानक 3% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि शुरुआत में इसने लगभग 13 से 14% की तेजी बनाई थी, लेकिन लास्ट में जैसे ही बाजार बंद होने का समय आया उस समय इसने लगभग 3% की निगेटिव गिरावट दिखा दी। बस यही खेल हमें समझना है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही भोले होते हैं और वो आके इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ऑपरेटर जो होते हैं उनको बस प्रॉफिट से मतलब होता है और प्रॉफिट बेच के निकल जाते हैं। तो इन्हीं सब खेलों को आज हम जानने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि हमें फंडामेंटल कितना इसका मजबूत है और इसका जो है बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, क्या हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए। सारी चीज़ों को एक एक परत दर परत हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर कोई भी डिसीजन लेना होगा उसके बाद ही हम इसमें डिसीजन लेंगे। एक चीज़ और जो इसके बारे में निकल के आ रही है वो ये, कई लोग इसमें बता रहे हैं, कई से न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि ये जो है आने वाले भविष्य में कि लॉयड स्टील को टक्कर दे सकता है और वैसे ही ये रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब अभी जांचेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में ये लॉयड स्टील को टक्कर दे सकता है या नहीं। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दें कि आज लॉयड स्टील में भी लगभग 5% का लोअर सर्किट लग गया है, तो क्या उसके बराबर ये टक्कर बैठ सकता है या नहीं, ये आने वाले तो समय बताएगा। जब तक हम इसका फंडामेंटल बिना जांचे हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम इसके फंडामेंटल और इसके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में और ये ट्रेडिंग करती है आयरन एंड स्टील मेटल्स का। तो इसका जो मेन काम है वो है आयरन और स्टील का ट्रेडिंग करना। अब इसके हम अगर की पॉइंट की बात करें, जिसमें ये इन्होंने बताया है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी इलेक्ट्रिक जो भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है वो भी ये काम करती है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ये बनाने की कोशिश करती है और वो बेचती है। साथ ही साथ ये आयरन और स्टील का भी ट्रेडिंग करती है और ये इसकी जो एक यूनिट है वो है गाजियाबाद में। जो गाजियाबाद की यूनिट है उसके थ्रू ये आयरन और स्टील को बनाती है और फिर ये बेचने का काम करती है। इसके अलावा एक जो और काम करती है वो है पैकेज फूड्स एंड जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अर्थात ये जो कोल्ड फूड जूस आप देख रहे होंगे उसका ये पैकेजिंग करती है और कोल्ड ड्रिंक जो आप देख रहे होंगे उसकी भी ये पैकेजिंग का काम करती है। और ये जो पैकेजिंग का काम करती है ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पे ये पैकेजिंग का काम करती है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का तो निर्माण करती है, साथ ही साथ आयरन और स्टील की ट्रेडिंग करती है और ये जो करती है वो गाजियाबाद से करती है। साथ ही साथ जो एक चीज़ और काम करती है जो कि भविष्य में बहुत ही बड़ा हो सकता है कि आने वाले समय में ये और अच्छा इसका काम बढ़ जाए, वो है पैकेजिंग। जो पैकेज करती है कोल्ड ड्रिंक और जूस है उसको, सबसे जो बड़ा काम है उसका वो है आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग, जो कि इसका मेन ऑपरेशन है, मेन जिससे ये रेवेन्यू प्राप्त करती है। अब हम अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 2022 जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें ये जो इसका जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता था उसमें 18% मैन्युफैक्चर गुड्स से प्राप्त होता था। अर्थात जो अभी हम आपको बता रहे थे कि एक आयरन और स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है उससे प्राप्त होता था, और स्टॉक इन ट्रेड्स और जो भी वो कंपनी बनाती थी उसको बेचने के बाद जो प्राप्त होता था, यानी 67% जो है उसके ट्रेडिंग से प्राप्त होता था। साथ ही साथ इसका जो अदर इनकम है यानी जो वो है 14% जो कि कमीशन से प्राप्त होता था, अर्थात जो ये कंपनी कई और काम करती है उसके थ्रू ये जो कमीशन प्राप्त करती है उसके थ्रू, और 1% जो इनकम है वो अदर इनकम है जो कि अदर सोर्स से इसको प्राप्त होता है।
तो कुल मिला-जुला कर अगर इसके हिस्ट्री और फ्यूचर की बात करें तो कुल मिला का भी इतना ही डेटा इस पे उपलब्ध है और इसी डेटा को हम बस आधार बनाने वाले हैं। अब हम चलते थोड़ा इसका फंडामेंटल जाँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल सबसे बड़ा और सबसे मस्ट होता है। दोस्तों हम आ गए इसके फंडामेंटल पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो है 116 करोड़ के आसपास। अर्थात ये जो आपको दिखा रहा है कि ये एक पेनी शेयर है और 116 करोड़ का मार्केट कैप है। अर्थात ये कंपनी अगर 1 रुपये का 1000 बनाने की क्षमता रखती है तो 1 रुपये को ये 0 रुपये की बनाने की भी क्षमता रखती है। अर्थात इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पैसा जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तब, कि ये जो कंपनी है ये एक पेनी स्टॉक है और इसका मार्केट कैप मात्र 116 करोड़ के आसपास है। तो इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, और अगर करना हो तो, क्योंकि अभी तो हम अभी शुरुआत में देख रहे हैं, अभी इसका फंडामेंटल अभी आगे जब देखेंगे तब इसमें मेन डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्टॉक पी 13.7 के आसपास है, जो कि लगभग ठीक ठाक है, सस्ते वैल्यूएशन पे ये दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 18.3% के आसपास है, जो कि अच्छा है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है माना जाता है कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं इस कंपनी के ऊपर लगभग 2 करोड़ के आसपास डेप्ट भी है। अर्थात ये छोटी सी कंपनी के ऊपर 2 करोड़ का डेप्ट भी है, जो दिखा रहा है कि ये कंपनी थोड़ी सी कंसर्निंग पॉइंट है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसकी हम चर्चा अभी जब इसका डिटेल देखेंगे तो उसमें करेंगे कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 1.56 के आसपास। अब हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो आप देख रहे हैं इसका करंट प्राइस लगभग 1.32 के आसपास है। इसका बुक वैल्यू 0.84 के आसपास है। अर्थात अगर इस समय अगर कंपनी बिक जाए, इसका वो जो शेयरधारक 1.32 में शेयर को खरीदे होंगे उनको मात्र 0.84 के आसपास पैसा मिलेगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख रहे हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है और ये 17.6% दिखाई दे रही है, जो कि अच्छा ही माना जा रहा है, क्योंकि इसको भी 15% से अच्छा हो तो ये माना जाता है कि बहुत ही बढ़िया है। और सबसे जो कंसर्निंग पॉइंट इसमें है वो है प्रोमोटर होल्डिंग, मात्र 2% के आसपास है। इसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसका जो हाई और लो की बात है तो 52 हाई इसका लगभग 18 रुपये के आसपास है, 52 लो इसका 1 रुपये है। डिविडेंड ये देती नहीं है, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है तो अभी डिविडेंड देना थोड़ा नहीं बनता है। फेस वैल्यू अभी 1 रुपये है, अर्थात इसमें स्प्लिट की भी संभावना भविष्य में नहीं है। इंडस्ट्री पी 30 के आसपास है और इसका स्टॉक पी मात्र 15 के आसपास आप देख रहे होंगे, कि अर्थात इंडस्ट्री पी से आते पे आपको मिल रहा है। हालांकि चूँकि प्रमोटर के पास मात्र 2% स्टॉक है तो इसमें प्लीज भी कोई नहीं है। अब हम यहाँ पे अगर इसका क्वार्टर सेल्स और उसके ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो क्वार्टर जो सेल्स है वो वर्तमान में लगभग जून 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसमें ये रहा है 18.95 करोड़ के आसपास, अर्थात लगभग 19 करोड़ के आसपास टोटल इसका सेल्स रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात पिछले जब मार्च क्वार्टर भी जब बीता था उसमें ये लगभग 25 करोड़ के आसपास था। अर्थात देख रहे हैं इसके क्वार्टर के जो सेल्स है मार्च क्वार्टर की तुलना में जून में इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं इसके जो टोटल एक्सपेंस में उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो पिछले मार्च क्वार्टर में रहा था -0.06 के आसपास, वो वर्तमान में पॉजिटिव में आ गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और दिखाई दे रही होगी, इसका जो सेल्स है वो जून 2022 में जहाँ 12 करोड़ के आसपास था वो सितंबर में 36 करोड़ 37 करोड़ के आसपास हो गया, दिसंबर में 29 करोड़ के आसपास हो गया और मार्च में 24 करोड़ और जून में 18 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात इसमें आपको देख रहे होंगे कि इसमें लगातार इसके सेल्स में कमी दिखाई दे रही है सितंबर 2022 से। उससे पहले ये लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार कमी दिखाई दे रही है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है और ये एक सोचने का, समझने का और विचार करने का पॉइंट आपको मिल गया है। और इस पर आप सोच समझ के जो भी काम करिए उस पर करिए, क्योंकि इसका सेल्स घटने का मतलब है इसके रेवेन्यू में कमी आना, और जब भी किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कमी आती है तो वो उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, और नेट प्रॉफिट कम होने का मतलब है वो कंपनी अब घाटे में होती चली जाएगी। बस इसमें एक चीज़ और ना हो और वो है इसके एक्सपेंस में कमी ना आना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक्सपेंस में भी तो कमी आई है, लेकिन फिर भी यही कारण आप ये देख रहे हैं सेल्स कम होने के बावजूद भी ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो इससे पॉजिटिव में ये आ गई है और ये 1 करोड़ के आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दी है। अब हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक तरफ जहां इसका नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में था लगभग 5 करोड़ के आसपास, ये वर्तमान में घट के लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है। और ये जो इसका नेट प्रॉफिट है ये 5 करोड़ कहां से आया, तो आपको हम बता रहे हैं
वो आया है यहाँ से, ये जो अदर इनकम है, अदर इनकम के थ्रू ये जो है प्रॉफिट कमा के और फिर ये पॉजिटिव में आ गया है। लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो इसमें आपको कमी दिखाई दे रही होगी। तो ये अदर इनकम जो भी आता है वो कभी कभी आता है, जिसके कारण ये प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें सेल्स में वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें कमी आ रही है, लेकिन अदर इनकम के कारण सिर्फ ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आई। और वो जो अदर इनकम है वो वर्तमान में, अर्थात ये जो जून क्वार्टर बीता है उसमें माइनस में है, जिसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम इसको प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, ये आप जो प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट लगभग 5 करोड़ के आसपास, वो उसमें कमी जो आई है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रॉफिट घटा है मार्च क्वार्टर की तुलना में जून 2023 में, उसमें क्यों कारण है इसको हमने बता दिया कि अदर इनकम में, चूँकि पिछले जब क्वार्टर हुआ था उसमें लगभग 5.5 करोड़ के आसपास अदर इनकम इसको हुआ था, और यही कारण है कि इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। और इसमें अदर इनकम जो है माइनस में है। और चूँकि आप जान रहे हैं कि इसमें लगातार सेल्स में कमी आ रही है, जिसके कारण घाटे में तो नहीं आई है लेकिन प्रॉफिट में ही है, लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया है। अब हम अगर इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें और ये सेल्स की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ मार्च 2022 में इसका जो टोटल सेल्स रहा था वो 23 करोड़ का रहा था, मार्च 2023 में 104 करोड़ का हो गया, और ट्वेल्थ मंथ है उसमें अभी 11 करोड़ का हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसका एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ इसका एक्सपेंस 21 करोड़ का था, वो बढ़ के मार्च 2023 में इसका जहाँ सेल्स 104 करोड़ का हुआ, वो इसका एक्सपेंस 106 करोड़ का हो गया। वहीं अगर ट्वेल्थ मंथ की बात करें तो इसका जो टोटल सेल्स 111 करोड़ का हुआ, लेकिन इसका एक्सपेंस बढ़ के आप देख रहे होंगे कि 113 करोड़ का हो गया है। यही कारण है कि आपका जो ये मार्च 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसकी बात करें तो उसमें -2 जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जबकि पिछले साल जब मार्च 2022 बीता था उसमें इसको 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। और ये जो हुआ था वो, चूँकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका एक्सपेंस कम था और यहाँ पे इसका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये कि मार्च 2022 में इसका जो टोटल अदर इनकम था वो कुछ नहीं था, लेकिन मार्च 2023 में इसका जो अदर इनकम है वो 12 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं ट्वेल्थ मंथ जो चल रहा है उसमें भी अदर इनकम 12 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो जब भी अब हम अभी नेट प्रॉफिट जब देखेंगे तो उसमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, चूँकि आप देखें अभी हम ऊपर बताए हैं कि 12 करोड़ का इसको अदर इनकम हुआ है, नहीं तो ये माइनस में 2 करोड़ के आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही थी। तो इसका नेट इनकम आप देख रहे हैं कि ये जहाँ मार्च क्वार्टर जो बीता था 2022 में उसमें 0 इसका नेट इनकम था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 8 करोड़ का हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि अदर इनकम जो है उसमें वृद्धि दिखाई गई। और ट्वेल्थ मंथ की बात करें तो उसमें 8 करोड़ का इसका जो अदर इनकम हुआ है वो हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें भी लगभग 12 करोड़ के आसपास अदर इनकम दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसके सेल्स और ग्रोथ में उसमें अच्छी वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है, और ये अदर इनकम के कारण ही इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो पहला जो मानक है कि हमारा सेल्स लगातार बढ़ना चाहिए और उसका अलग खर्चा भी कम होना चाहिए, उस पर ये खरा नहीं उतरा है। हम बात करने वाले हैं दूसरा जो मानक है वो है रिजर्व और बारोइंग। तो रिजर्व इसमें हम देखेंगे और बारोइंग देखेंगे कि इसमें रिजर्व और बारोइंग का क्या मामला चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पिछला साल बीता है, यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें इसके पास, यानी मार्च 2023 में इसके पास 35 करोड़ के आसपास इसका टोटल रिजर्व था, जो कि पिछले जब क्वार्टर बीता था मार्च 2022 का उसके पास मात्र 5 करोड़ का टोटल रिजर्व हुआ करता था। तो अर्थात इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि ये इसके रिजर्व में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, 5 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है इसके डिप्ट का। मार्च 2022 में जहाँ इसके ऊपर 9 करोड़ का डिप्ट था वो घट के मात्र 2 करोड़ के आसपास आ गया है। अर्थात ये एक मानक पे बहुत खराब बन के उतरी है, और वो ये है कि इसके रिजर्व में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका जो डेब्ट है उसमें भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। और वहीं मार्च 2021 की भी बात करें, उससे भी तुलना करें तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार इसके रिजर्व में वृद्धि हो रही है और इसके डेब्ट में लगातार कमी आती जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं इसके मेन जो हम काम देखने वाले हैं प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कितनी है और DIIs की होल्डिंग कितनी है और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि इसमें FIIs की होल्डिंग अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग जहाँ सितंबर 2020 में 63 से 64% के आसपास थी, DIIs के पास जो है दिसंबर में लगभग मार्च 2021 में लगभग 9% के आसपास टोटल होल्डिंग थी। वहीं पब्लिक के पास जो सितंबर 2020 में ये लगभग 37% के आसपास होल्डिंग थी, वो वर्तमान में देख रहे हो कि लगातार इसमें कमी आती जा रही है और ये वर्तमान में लगभग 2% के आसपास मात्र इसमें प्रमोटर रह गए हैं, जो कि सबसे बड़ा इसमें कंसर्निंग पॉइंट है। क्योंकि प्रमोटर का अगर इसमें से जाना, ये आप इंडिकेट करता है कि ये कंपनी पे प्रमोटरों का विश्वास नहीं है।
क्योंकि जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है उसमें ये मान के चला जाता है कि इसमें प्रमोटर जो है उन्हीं को इस कंपनी पे बहुत बड़ा विश्वास है और यही कारण है कि वो मन से इसमें काम करते हैं। लेकिन जैसे इस किसी कंपनी से प्रमोटर निकल जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम होना एक कंसर्निंग पॉइंट होता है। हालांकि इसके कई अपवाद भी हैं, लेकिन वो अपवाद इसलिए यहाँ पे लागू नहीं होते हैं क्योंकि वो सारे जो भी कंपनियाँ जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है उनमें एफआईआईज की एंट्री बहुत अच्छी है, डीआईआईज की एंट्री बहुत अच्छी है और अदर जो एंट्रीज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रमोटर जो है उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन वो कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और ये एक पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 2% के आसपास होना, ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है। और इसमें तो डीआईआईज जो अभी हम दिखाए थे कि लगभग 8% के आसपास थे सितंबर 2020 में, वो घट के 0 पे आ गए हैं, अर्थात इसमें से डीआईआईज भी बाहर निकल चुके हैं। अब रह गई है बात पब्लिक की, तो पब्लिक इसमें भर भर के माल उठाई है और ये चांसेस ज़्यादा है कि इसमें जो इसी में ऑपरेटर छिपे हों और यही जो ऑपरेटर हैं ये कभी ऊपर लेके जाएंगे, कभी नीचे लेके जाएंगे, कभी ऊपर लेके जाएंगे, कभी नीचे लेके जाएंगे। जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो इसको बहुत ज़्यादा भगाएंगे, फिर उसके बाद ये डंप कर देंगे, फिर बहुत ज़्यादा भगाएं, फिर इसको डंप कर देंगे और इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसते चले जाएंगे और वो प्रॉफिट निकाल के लेके चले जाएंगे। फंडामेंटल को देखने के बाद बस एक ही चीज़ निकल के समझ में आ रही है कि इसमें इसका फंडामेंटल बहुत ही अभी उतना बढ़िया नहीं है, बहुत ही घटिया फंडामेंटल है। सिर्फ रिजर्व और डेब्ट के स्तर पे इसका फंडामेंटल अच्छा दिखाई दिया है, लेकिन अदर जो एस्पेक्ट हैं उसमें ये इसका कोई भी अभी ग्रो दिखाई नहीं दे रहा है। मेन जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें एक प्रोमोटर होल्डिंग का जो कि 2% का मात्र इसमें होल्डिंग होना, और जब भी किसी भी प्रोमोटर की होल्डिंग 2% की होती है तो अपनी पूरी क्षमता के साथ वो प्रोमोटर इस कंपनी को बढ़ाने में काम नहीं करते हैं। और दूसरा जो चीज़ निकल के आई वो ये कि इसमें सेल्स में लगातार कमी दिखाई दे रही है और जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। और तीसरा जो ये है कि इसमें जो ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए रिटेल इन्वेस्टरों से बस एक ही सलाह है कि वो जो इसमें कोई भी पैसा लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें और जब भी इसमें पैसा लगाएं तो उतना ही पैसा लगाएं जैसे जो रद्दी के रूप में कबाड़ बेचने के बाद जो पैसा मिलता है, ताकि उसके जाने के बाद उनको अफसोस ना हो। क्योंकि इसमें पैसा लगाने के बाद फिर अफसोस करना एक बहुत ही घटिया काम है। आप जानते हैं कि ये इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर जो है इसमें भर भर के माल उठा लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। तो आप रिटेल इन्वेस्टर जो है इसमें बचें और जैसे जैसे इसमें एसआईपी के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, जैसे जैसे इसका फंडामेंटल अच्छा होता जाएगा हम इसमें एसआईपी बढ़ाते चले जाएंगे। फिलहाल अभी इसमें 1-2 रिजल्ट इसका और आने दीजिए और फिर हम देखते हैं इसमें कितना ग्रो होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे इसका रिजल्ट अच्छा आएगा इसको और ऑर्डर मिलते जाएंगे, फिर हम इसको देखेंगे चाहे ये कंपनी कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए। क्योंकि हालांकि एक चीज़ इसमें और है कि जब भी ये कंपनी अगर अच्छा करने लगेगी तो इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़ेगी, डीआईआईज की होल्डिंग भी बढ़ेगी, एफआईआईज की भी होल्डिंग बढ़ेगी। तब हम धीमे धीमे थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन तब जाके हम इसमें एंट्री लेने का सोचेंगे। फिलहाल हम इसमें एंट्री लेने का नहीं सोच रहे हैं। अब रह गई बात उनकी जिन्होंने इसमें पैसा अच्छा खासा लगाया हुआ है, तो वो इसमें क्या करें? तो वो इसमें बस यही कर सकते हैं कि आप अपना मूलधन निकाल के प्रॉफिट जो भी आपको हो रहा है उसमें छोड़ दें और जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती चली जाए जो आपने मूलधन निकाला था उसमें इसमें धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, ये किसी भी निवेश और इससे संबंधित कोई भी हम सलाह नहीं देते हैं। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हमने करके देखा है। अब अंत में जाते जाते थोड़ा हम इसके वेबसाइट को भी विजिट कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसकी वेबसाइट पे हम आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जीजी इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये जो कंपनी है 2006 में, ये वही जो हम अभी आपको बता रहे थे इन्होंने सारा बताया हुआ कि ये जो है 2006 में इन्होंने अपना जो है इंस्टॉल किया, पूरा अपना विजन भी बताया गया है। तो आप यहाँ इनके वेबसाइट पे विजिट करके इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा। तो फिलहाल इनके पास यही प्रोडक्ट बना हुआ है और इसी प्रोडक्ट पे ये काम कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे सिर्फ यही उपलब्ध है। आप यहाँ पर जाकर विजिट करिए और फिर इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिए और डिटेल से पढ़ने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट जो भी लेना हो आप अपने आधार पर ले सकते हैं और जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो के अपडेट्स है आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।